हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल जरूर रखते रहें, ठीक है। सर्दी का मौसम चल रहा है, अब आराम से लिहाफ में बैठे रहो, पढ़ाई करते रहो, मूंगफलियां खाते रहो, ठीक है, बादाम खाते रहो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो नए बच्चे आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार से जुड़ जाएं। और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें, क्योंकि उसी से तुम्हारे पास तक क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी। जितनी भी क्लासेस हमारी आती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक जानी जरूरी है, ठीक है। तो उसको बेल आइकन को दबा दो। तो आज हम शुरू करते हैं अपना शब्द रचना का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तुम्हें यूपी टेट में लगभग 10 नंबर तक का तुम्हें देखने को मिलता है। 10 नंबर तक का इस चैप्टर से, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सारा मिलाकर के इसमें लगभग 10 नंबर तक का तुमको यूपी टेट के पेपर में देखने को मिलता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। तुम्हें बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसा तुम करते रहोगे तो बहुत अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। 30 में से 30 हिंदी के अंदर लाने की जिम्मेदारी, दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है और लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कैसे तुम ला सकते हो, मेहनत करनी है, जैसा हम बताते रहे वैसा वैसा तुम्हें करना है। नोट्स बहुत अच्छे से प्रॉपर बनाते रहने हैं ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो पाए। तो शुरू करते हैं अपना शब्द रचना का चैप्टर। शब्द रचना में क्या है? शब्द रचना, इसको शब्द रूपाणी भी बोलते हैं, शब्द रूपाणी भी बोलते हैं। एक पॉइंट ये आता है, एक क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है, शब्द रूपाणी किसको बोला जाता है? शब्द रचना को शब्द रूपाणी बोला जाता है। शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, शब्द हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक सार्थक शब्द, दूसरे निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिनका अर्थ होता है, निरर्थक जिनका अर्थ नहीं होता, बस हम साधारण बोलचाल में उसको यूं ही बोल देते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, माता जी खाना वाना, खाना वाना बना है, क्या कहते हैं ना, खाना वाना, बाजार वाजार, ठीक है। इस तरह से जो होते हैं ना, जो इसमें खाना है वो सार्थक शब्द है और जो इसमें वाना है वो निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका खाने का तो अर्थ है, वाना के इसके साथ में ही लगा दिया गया। खाना वाना, बाजार वाजार ऐसा होता है ना, वो वाला है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है सार्थक शब्द हमें सार्थक शब्दों को पढ़ना है, निरर्थक शब्दों को हमें नहीं पढ़ना है। तो सार्थक शब्द यहाँ है तो इसके मैंने कुछ भेद दिए हैं। सार्थक शब्द का ये वर्गीकरण मैंने किया है। सार्थक शब्द व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, सार्थक शब्द उत्पत्ति के आधार पर, सार्थक शब्द अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द रूप या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो यहां मैंने इनका वर्गीकरण किया है और किस किस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों को हम देखें तो वहां क्या होता है, पहला होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, फिर आता है उसमें यौगिक शब्द, तीसरा आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ मतलब जो यौगिक और रूढ़ दोनों से मिले होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। और फिर आता है उत्पत्ति में क्या क्या आता है? उत्पत्ति में तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है और विदेशज आता है। अर्थ के आधार पर अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। रूप या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विकार और विकारी और अविकारी शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ डायग्राम टाइप में फ्लो चार्ट है, इसको जल्दी से बनाओ। आगे देखते हैं हम इनके एक एक करके। हम शुरू करते हैं अपना व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर जो शब्द हैं हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, पहले हम इनको देखते हैं, एक एक करके इनको देखेंगे। तो जल्दी से इनको नोट करो, नोट करते रहो, हाथों हाथ नोट करते रहो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हाथों हाथ करते आधी चीजें तुम्हारे याद हो जाती हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया है ये। इस तरह से अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारे एक पिक्चर, इसकी पूरी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, वर्गीकरण करने में तुम्हें आसानी होगी। इसी तरह से तुम बनाने की कोशिश करना। वैसे जिस तरह से तुम और बेहतर तरीके से अगर बना सकते हो तो उसको बना लेना, ठीक है। अगर बेहतर, इससे भी बेहतर तरीके से अगर तुम बना सकते हो तो बना लेना। मतलब हमारा याद करने से होता है, याद तुम्हें अच्छे से होने चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर तुम बनाओगे पिक्चर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, वर्गीकरण तुम भूलोगे नहीं। तो शुरू करते हैं हम अपना व्युत्पत्ति के आधार पर शुरू करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम जो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण था वो 3 थे। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिसमें कि हम पहला शुरू करते हैं अपना रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता, जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि जिन शब्दों को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो क्या होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कुर्सी है,
पेन है, कमल है, कर मतलब टैक्स वाला कर। तो कुर्सी है, कुर्सी को हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, पेन को और अधिक नहीं तोड़ सकते, इसका खंडन नहीं कर सकते, कमल का खंडन नहीं कर सकते। जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता तो वो शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। उसके बाद है हमारा दूसरा, जो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया था, एक रूढ़ था, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो यौगिक शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर या सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, या फिर यूं कहें कि ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर दो सार्थक शब्द प्राप्त हो। सार्थक मतलब जिनका अर्थ हो, अर्थ वाले जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, ठीक है, जिनका अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो ये क्या है? इनमें जितने भी शब्द आते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में, ये सब क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे संधि है, संधि में जो शब्द आता है, इधर देखो कि ये विद्या है और आलय। अब विद्यालय दोनों क्या है? दोनों सार्थक शब्द हैं, विद्या और आलय दोनों सार्थक शब्द हैं, और इन दोनों को जोड़ने पर जो हमें बना है, मिला है हमें क्या? विद्यालय। अब विद्यालय को तोड़ो तो विद्यालय को तोड़ने पर भी दो शब्द हमें मिलते हैं, विद्या और आलय। तो क्या है ये? सार्थक शब्द है। याद है ना, वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से, दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, या तोड़ने पर सार्थक शब्द मिले, या इसको तोड़ने पर सार्थक शब्द में मिले, तो वहां क्या है? वहां यौगिक शब्द होता है। एक और है इसका योग रूढ़ शब्द, इसको नोट करो, उसको भी मैं लिखता हूं, जल्दी से नोट करो इसको भी। तो तीसरा जो है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब ये तीसरा क्या है? जो हम शब्दों का वर्गीकरण कर रहे थे, सार्थक शब्दों का, उसमें व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो हमने शब्द देखे थे वो तीन प्रकार के थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ और यौगिक हम देख चुके थे। अब तीसरा हमारा योग रूढ़ शब्द, वो यहां हम देखते हैं उसको क्या कहता है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। कैसे मतलब? दो शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा, यानी कि जो उनका अर्थ होता है वो किसी तीसरे की ओर निकल कर आता है। जैसे यहां है ना, इस लाइन को नोट में डाल लेना। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे? यहां है पंकज। अब पंकज को हम तोड़ेंगे, दो शब्दों से मिला बना है ये, पंक प्लस जा। अब इसके दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द सार्थक शब्द हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्मा, यानी कि कीचड़ में जन्मा। कौन जन्मा? कमल जन्मा। कहां इशारा कर रहा है ये? कमल की ओर, यानी कि किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, ना तो इसकी तरफ ना इसकी तरफ, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? कमल की तरफ। पंक प्लस जा, यानी कि पंक कीचड़, कीचड़ में जन्मा कौन है? कमल। वैसे ही यहां है वारिजा। अब वारिजा का तोड़ेंगे, वारी प्लस जा। वारी का अर्थ होता है जल और जा का होता है जन्मी, यानी कि जल में जन्मी कौन है? लक्ष्मी। किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, किसी तीसरे अर्थ का यहां अर्थ निकल कर आ रहा है। त्रिनेत्र। अब जैसा त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र को क्या देखेंगे? तीन आंख है जिसकी, तीन आंख है जिसकी, कौन है? किसकी तरफ इशारा हो रहा है? शिव जी की तरफ, यानी जो शिव है हमारे, शिव जी की तरफ, ठीक है। तीन आंख है जिसकी, कौन? शिव जी। यहां किसका अर्थ निकल कर आया? किसी तीसरे का अर्थ निकल कर आया ना। तीनों में ही पंकज को जोड़ा, इसमें ना तो पंख का अर्थ ना जागा, किसी तीसरे का अर्थ, यानी किसी तीसरे की ओर इशारा इसमें किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, ठीक है। नोट करो इसको, जल्द से जल्द नोट करो, और नोट्स यार बनाते रहो, बार बार कहता हूं नोट्स बनाते रहो, जैसे जितने ज्यादा हो सके नोट्स बनाओ, क्योंकि लिखते लिखते ही तुम्हारे आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाती हैं। एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, जितने ज्यादा हो सके मेहनत करते रहो। अब सर्दी का टाइम है, लिहाफ में पड़े हो, लिहाफ में बैठे बैठे पढ़ाई करते रहो, तो सर्दियों का टाइम है, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करते रहो, और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो। सर्दी में ज्यादा बाहर मत निकलना, पढ़ाई 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 करते रहो बस, और कुछ काम मत करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। केवीएस का एग्जाम तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगा, और सीटेट का एग्जाम तो आ ही गया है, तो उसकी शायद डेट भी आ गई है आई थिंक। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, सब्सक्राइब करो अपने, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना,
ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को भेजो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कराओ। ठीक है, और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने परिवार से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले सेशन में हम, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।